नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम कुछ बेसिक उसूलों की बात करेंगे जो जिस पे बहुत जोर देती है भाजपा। और वो बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बार बार 70 साल बनाम 7 साल इत्यादि इत्यादि बात होती रहती है। पहली चीज़, क्या ये ज़रूरी है कि देश के बड़े पद पे पहुंचने के लिए आपको झूठ बोलना पड़े? क्या ये ज़रूरी है कि देश के बड़े पद पे पहुंचने के लिए आपको झूठे वादे करने पड़े? क्योंकि शायद अब हाल के दिनों में ऐसा लग रहा है कि आप झूठ बोलिए, झूठे वादे करिए, तभी आप बड़ी किसी पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। क्योंकि लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं कि जो आपने कहा है वो डिलीवर करेंगे। मैं इसको इस रेफरेंस में कह रहा हूं कि जो नोटबंदी, जीएसटी, बहुत सी चीज़ें छोड़ दीजिए। 15 लाख रुपए आएंगे, काला धन, भ्रष्टाचार, ये सब छोड़ दीजिए। हाल के दिनों में अभी मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कुछ बोल दो, कुछ कर दो। किसान आंदोलन की याद है आपको? किसान आंदोलन 1 साल चला, प्रधानमंत्री उसमें आए, एकदम से उन्होंने कहीं आउट ऑफ ब्लूज आके उन्होंने एक दिन देश के सामने उन्होंने कहा कि मैं ये 3 काले कानून वापस ले रहा हूँ। उस समय किसानों ने कहा कि भाई ठीक है, आपने 3 काले कानून वापस ले रहे हैं, लेकिन हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक ये संसद में पास ना हो जाए। मुझे भी कुछ अजीब सा लगा, मुझे भी लगा कि भाई देश का प्रधानमंत्री देश के सामने आके सबके सामने कह रहा है कि मैं ये काले कानून वापस ले रही है सरकार, और उसके बाद किसान कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई, ये आप जब तक पास नहीं करा देंगे पार्लियामेंट से, हमें विश्वास नहीं है कि आप इसको वापस लेंगे। उसके बाद के जो डेवलपमेंट हुए, मुझे लगा कि किसान सही थे, क्योंकि ये विश्वास लोगों का, अगर प्रधानमंत्री अपने पिछले 8 साल के दौरान अपने जो जिस सत्ता पे रहे हैं, वो ये विश्वास नहीं जीत पाए हैं आज भी, किसानों का तो छोड़ दीजिए, आम जनता का भी। आपको मैं फिर जल्दी से याद दिला दूं कि पहले वो 3 काले कानून की वापसी की बात हुई, फिर वो 29 नवंबर को संसद में बाकायदा वापस हुए। तो एक स्टेप हो गया। किसानों ने फिर कहा कि हमारी तो सिर्फ कृषि कानून की बात नहीं थी, हमारी और भी डिमांड्स थी, आपने उस पर कुछ नहीं बोला। सरकार 2-4 दिन तक टालती रही, लेकिन फिर सरकार उसके दबाव में भी आई। किसानों ने कहा नहीं, ये मुंह जबानी जमा खर्च नहीं, हम आपकी बात के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं। तो उन्होंने कहा मैं मुंह जबानी जमा खर्च नहीं, मुझे आप लिख के दीजिए। तो सरकार की तरफ से लिख के 5 पॉइंटर दिए गए, 5 कि हम इन 5 चीज़ों को आपकी बात मानते हैं, और उसमें कहा गया। जब ये लेटर मिल गया तब किसानों ने कहा ठीक है, अब आपने लिखित दे दिया, अब हम तो ठीक है, और हम 11 दिसंबर से यहाँ से वापसी करेंगे। 5 जो थे उसमें सबसे पहला था कि एमएसपी तुरंत आप लागू नहीं कर सकते हैं, तो एक कमेटी बन जाए और उस कमेटी ये डिसाइड करेगी कि एमएसपी कैसे लागू होगा। उसमें स्टेट गवर्नमेंट के लोग होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग होंगे, किसान के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, और उसमें फिर क्लैरिफिकेशन लिया किसानों ने कि केवल आपके हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव नहीं, ये संयुक्त किसान मोर्चा जिसने इस किसान आंदोलन को 1-1.5 साल सक्सेसफुली चलाया है, इसके रिप्रेजेंटेटिव भी जरूर होंगे। सरकार ने माना कि ठीक है, एक ऐसी कमेटी बन रही है, ये हो जाएंगे। फिर दूसरा आया था कि विड्रॉल ऑफ केस। इस दौरान बहुत से केसेस हुए थे किसानों के ऊपर इस आंदोलन के दौरान। सरकार ने कहा ठीक है, हम लोकल, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट्स की बात है, हम सारी स्टेट गवर्नमेंट से बात कर ली है, सब स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए तैयार हैं, और हम इसको वापस ले लेंगे। सारी स्टेट गवर्नमेंट कह रहे हैं हम इसको वापस ले लेंगे। तीसरी बात थी कॉम्पनसेशन की। जो किसान शहीद हुए थे 700 से ज़्यादा, उनके परिवारजन को कुछ कॉम्पनसेशन मिलेगा। वो कॉम्पनसेशन का उन्होंने कहा कि जो पंजाब मॉडल था, पंजाब में जहाँ तक मेरी सूचना है 5 लाख रुपए और एक नौकरी की बात हुई थी। उन्होंने कहा मैं उस मॉडल को सरकार ने कहा कि लागू होंगे, और ये स्टेट गवर्नमेंट जो हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं, वो उस तरह से चलेगा। कई जगह तो डबल इंजन एक नया टर्म उन्होंने निकाला, डबल इंजन सरकार है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे हमारी पार्टी की सरकार नहीं, वहाँ की भी सरकारें इसको मान गई हैं। तो कॉम्पनसेशन की बात भी हो गई थी। चौथा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है, जिसको पार्लियामेंट के सेशन में आना था, वो हम इस सेशन में नहीं ला रहे हैं, और हम तब तक नहीं लाएंगे जब तक हम किसान से, और खास करके संयुक्त किसान मोर्चा से, इसके ऊपर एक डायलॉग न कर लें, इस पर एक बातचीत न कर लें। और 5वां वो जो पराली बर्निंग वाली बात थी, जो पराली जलाते हैं, स्टबल बर्निंग जो होता है, जो जब काटते हैं धान या गेहूँ, उसके नीचे जो रह जाता है उसको जलाने की बात, उसको डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा। अभी तक वो फौजदारी का मुकदमा हो जाता था, क्रिमिनल ऑफेंस था,
उसको हम डिक्रिमिनलाइज, उसको उस पर मुकदमा नहीं करेंगे। ये चीज़ें उन्होंने कहा ये ऑलरेडी हो गया। हाँ, सरकार ने कहा ये तो हमने ऑलरेडी इसका वो कर दिया। तो वर्चुअली 4 चीज़ें रह गई थी। अब मैं नीचे से चल रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल। अच्छा, इसके बाद मैं एक और चीज़ बता दूं। 15 संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि हम 15 जनवरी को एक बैठक करेंगे और हम देखेंगे कि आपने इसमें कौन कौन सी बातें मांग ली और हम कहाँ तक पहुँचे हैं। इसके बाद किसान 11 दिसंबर से वापस चले गए। उन्होंने वहाँ जाने से पहले साफ सफाई की और मतलब वो आपने कुछ नहीं सुना कि, क्योंकि अगर जिस ढंग से मीडिया और ख़ास करके जो मीडिया सरकार के साथ है वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ढूंढ रही थी, कुछ मिले, कुछ नहीं मिला। कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिली कि वो वापस गए तो ये हुआ। सब लोग शांति से घर चले गए, ये मान के कि सरकार हमारी और सरकार ने लिखित आश्वासन दिया है तो इस पर कार्रवाई ज़रूर होगी। 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होती है और उस बैठक में कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ इस पर चर्चा होती है। अब मैं उसकी बात कर लूँगा, लेकिन उससे पहले बीच में एक बार आप लोगों से फिर आग्रह कर लूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप इसकी मेंबरशिप ले लेंगे तो हमें चैनल को और आसानी से चलाने में थोड़ी आसानी और हो जाएगी। अगर मान लीजिए मेंबरशिप में आप मंथली कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो 1 टाइम हमें आर्थिक सहयोग दे दीजिए, उसका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। जब 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी बैठक कुंडली में की तो उसके बाद जो उन्होंने पाया वो मैं एक एक करके चल रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, ये बात हुई थी कि संयुक्त किसान मोर्चा के साथ कुछ बैठ के बातचीत होगी, इसको कैसे क्या करें। आज तक कोई बैठक नहीं। कॉम्पनसेशन जैसे थे वैसे, कुछ मामला नहीं। केस विड्रॉल होने की बात कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो एमएसपी पे कहा था कि हम एक कमेटी बनाएंगे, तो अभी तो कमेटी ही नहीं बनाई है। तो ये बिल्कुल साफ साफ लग रहा है सरकार की नीयत, कि सरकार की नीयत दूर दूर तक इस पे इम्प्लीमेंट करने की नहीं है। किसान भी इससे थोड़ा मतलब किसानों को लगा कि उनको धोखा दिया गया, उनके साथ छल किया गया है। तो उन्होंने बिल्कुल ये साफ साफ कहा है कि वादा खिलाफी है और उन्होंने इस वादा खिलाफी के अगेंस्ट 31 जनवरी को यूपी, हरियाणा और पंजाब के डिस्ट्रिक्ट और तहसील मुख्यालयों पे एक धरना करने का वो निर्णय लिया है। और 1 फरवरी से किसानों ने कहा है कि हम मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड चलाएंगे। और वो मिशन ये है कि बीजेपी हराओ, क्योंकि चुनाव की भाषा ही ये समझते हैं। उसमें ये भी है कि राकेश टिकैत 21 जनवरी को लखीमपुर आएंगे 3 दिन के दौरे पे, क्योंकि जो टेनी जी हैं जिनका लड़का चार्जशीटेड है, जो जिसपे किसानों को रौंद दिया गया था, जहाँ पे उनके मतलब रिएक्शन में जो हुआ कि 3 लोग मारे गए थे, उन किसानों को कुछ 7 या 9 लोग ऑलरेडी गिरफ्तार हैं, 12 लोगों के ऊपर वारंट और है और उनको 302 में किया जा रहा है। तो वो इस पे धरना प्रदर्शन का और आगे कैसे रणनीति हो, इसके लिए राकेश टिकैत वहाँ आएंगे। पंजाब के बारे में बहुत स्पष्ट किया है संयुक्त किसान मोर्चा में, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ताकत वहीं से आई थी, सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे, कि वहाँ पे न वो किसी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं न किसी पार्टी का विरोध कर रही है संयुक्त किसान मोर्चा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे कुछ संगठन जो इसमें इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, वो इलेक्शन अगर लड़ रहे हैं तो उसका इस संयुक्त किसान मोर्चा का ना नाम यूज़ करेंगे ना हमसे उससे इसका लेना देना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो वैसे तो अननोटिस जा रही है, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट इसलिए कि 23 और 24 फरवरी को देश की जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं उन्होंने एक हड़ताल का नारा दिया, आह्वान किया। ये संयुक्त किसान मोर्चा उसको ज्वाइन कर रहा है। तो किसान और मजदूर एक पेज पे आने की बात हो रही है और वो थोड़ा सरकार को मुश्किल में डाल सकता है। मैं इसके बाद में जो जिस बात के लिए मैंने शुरू आपसे किया था कि एक और सरकार बहुत कह रही परिवारवाद, वो लगातार खास करके कांग्रेस के ऊपर, गांधी परिवार को लेके और बाकी पार्टी, उत्तर प्रदेश में सपा को लेके, बिहार में लालू जी की आरजेडी को लेके और इसी तरह से अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग पार्टीज को लेके हमलावर रहती है कि भाई ये सब परिवारवाद की पार्टी और हम एक साफ सुथरे हैं जहाँ पे परिवारवाद नहीं चलता है। मैं एक छोटी सी वो लगा दे रहा हूँ, द प्रिंट का शायद है। बीजेपी के टोटल 303 एमपी लोकसभा में, 85 एमपी राज्यसभा में, 388 एमपीज में 45 एमपीज के बच्चे या मतलब नेक्स्ट ऑफ किन जिसको बोलते हैं वो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हैं और किसी पद पे हैं। तो 11% लोग वहाँ पे हैं। परिवारवाद की बात अब कर लें, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नारा बार बार हो रहा है कि देखिए किसी भी मंत्री या किसी भी सांसद के बेटे को टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये आपका चेहरा देख के, आप कौन है ये देख के डिसाइड किया जा रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, एमपी, मंत्री, उनके लड़के पंकज सिंह पिछली बार भी एमएलए बन के आए,
इस बार फिर उनको टिकट दिया। अगर आप क्राइटेरिया बना रहे हैं तो आप उस क्राइटेरिया, भाई आपने क्राइटेरिया बनाया था ना कि 75 साल की 70 साल की उम्र के को मंत्री नहीं, आपने अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी को मंत्री नहीं बनाया था। तो अगर ये क्राइटेरिया है तो पंकज सिंह को अभी टिकट काट दीजिए। आप कल्याण सिंह के लड़के राजवीर सिंह हैं, राजवीर सिंह के लड़के संदीप सिंह हैं, पिछली बार भी 23 बार भी टिकट दे रहे हैं, लेकिन रीता बहुगुणा के लड़के को आप टिकट नहीं देंगे। वो एक अलग है कि रीता बहुगुणा ने एक चिट्ठी लिख के आपसे कहा है कि मेरा भाई एक परिवार एक टिकट, जैसे ये भी कोटा हो गया है, एक परिवार एक टिकट। इस कोटा के अंतर्गत रीता बहुगुणा जी ने कहा है कि मैं रिजाइन कर देती हूं, आप मेरे लड़के को टिकट दे दीजिए। ये भी बड़ी मुश्किल है। अच्छा, ये मुश्किल इसलिए है कि बेरोजगारी है। अब भाई मां के तौर पे रीता बहुगुणा जी का बिल्कुल ये ठीक है कि मेरे लड़के का रोजगार दे दीजिए, वो अपना रोजगार छोड़ने को तैयार है। अब इसमें एक किरदार आ गया है, उसको क्या बोला जाएगा? अपर्णा यादव जी, जो मुलायम सिंह यादव जी की छोटी बहू, उनको बीजेपी में आज शामिल करा दिया गया है। अब मेरे ख्याल में वो बीजेपी में कोई संगठन का काम देखने या कोई बौद्धिक को भाषण देने के लिए तो शामिल हुई नहीं है, वो इलेक्शन लड़ने के लिए शामिल हुई हैं। तो अगर उनको वहां पे बीजेपी टिकट दे रही है तो अपर्णा यादव जी के पास परिवार को छोड़ के और कौन सी क्वालिफिकेशन है? मतलब उनकी ए से लेके जी तक, ए से लेके जेड तक जो क्वालिफिकेशन है वो मुलायम सिंह की बहू है, यही क्वालिफिकेशन है ना। तो ये परिवारवाद नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी में पहुंच गई है तो ये परिवारवाद नहीं है। मैं उसके बारे में एक चीज और बता दूं, अपर्णा यादव जी का बीजेपी में जाने से मैंने आज भी देखा, मुझे लगता है बीजेपी भी खुश है और शायद उससे ज्यादा खुश सपा है, और खास करके सपा का नेतृत्व। क्योंकि बीजेपी इसलिए खुश है, उसको लगता है कि मतलब भाई घर की लड़ाई में अगर ये खुल के सामने आ जाए तो थोड़ा मुंह छुपाने की बात तो होती ही है, थोड़ा जगहसाई तो होती ही है। तो बीजेपी को अच्छा लग रहा है कि देखो क्या मैंने जगहसाई की बात की। लेकिन सपा इसलिए खुश है कि सिरदर्द छूटा। मतलब अपर्णा यादव जी यहाँ रहती है, हरदम कुछ ना कुछ उनको इलेक्शन लड़ना है, इसमें जाना है, उसमें जाना है, कभी उनके यहाँ चली जा रही है, थोड़ी इलेक्शन लड़ने की बेचैनी थी। तो कम से कम सपा के पास से ये सिरदर्द छूटा। क्योंकि अगर वो, अच्छा भाजपा में सोच लीजिए, अगर वो जीत जाती हैं तो वो कहेंगे मुझे मंत्री बनाओ। तो मेरे ख्याल में भाजपा के लिए आइडियल सिचुएशन होगी कि वो हारी हुई अपर्णा यादव भाजपा को ज्यादा सूट करेंगे। सपा के लिए अच्छा ये हो गया कि अगर मान लीजिए अब भाजपा की सरकार नहीं आती और सपा की सरकार आ जाती है तो कम से कम अपर्णा यादव जी मतलब अपने ससुर के थ्रू या अपनी माँ के थ्रू या अपने पति के थ्रू अखिलेश यादव पे अब ये प्रेशर नहीं डाल पाएंगे कि मुझे आप मंत्री बनाइए। नहीं तो वो तो ये थी मैं भी मंत्री बनूंगी। भाई जैसे जायदाद में आधा हिस्सा है तो इसमें कुछ मेरा भी हिस्सा है, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनने की बात कर सकते नहीं। तो कम से कम अखिलेश यादव उस तरफ से निश्चिंत हो गए हैं। एक परिवारवाद के भाई साहब और आ गए हैं, और उनके बारे में मैं थोड़ा डिटेल इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि मुझे जब वो ये सब बातें करते हैं ना तो हंसी आती है। एक अनुराग ठाकुर जी आए हैं। अनुराग ठाकुर जी की कुल क्वालिफिकेशन यही है कि वो प्रेम कुमार धूमल जी जो पुराने चीफ मिनिस्टर थे उनके लड़के हैं, और उसी की वजह से वो अब तो वो 4 बार MP हो गए, अब तो कैबिनेट मिनिस्टर है। और कैबिनेट मिनिस्टर उनको क्यों बनाया गया? क्योंकि दिल्ली इलेक्शन के दौरान उन्होंने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया था, जैसे भाषण दिए थे, वो उससे सारा पूरा बीजेपी नेतृत्व और खास करके शीर्ष नेतृत्व तो बिल्कुल ही कहा था कि वाह 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 वाह, उनकी तो कोई बात ही नहीं थी। अब जरा ये जहां से आते हैं, पहले मैं इनके बारे में बता दूं, क्योंकि ये आके उत्तर प्रदेश में ये चुनाव प्रभारी हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव कैसे जीतेगी ये यहां पे बता रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं जरा इनके बारे में बता दूं कि ये भाई साहब है क्या। ये नवंबर 2000 में ये हिमाचल प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हो गए थे। कैसे अध्यक्ष होते हैं आप जानते ही हैं। अब इनका कुल खेल से नाता यह है कि जब ये अध्यक्ष थे तो इन्होंने एक रणजी ट्रॉफी मैच बतौर एज प्रेसिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के अगेंस्ट इन्होंने रणजी ट्रॉफी मैच खेला था। उस समय ये प्रेसिडेंट तो थे ही, और ये अकेला इनका फर्स्ट क्लास मैच है। इनके पूरे कैरियर का अकेला मैच इन्होंने वो जम्मू कश्मीर के अगेंस्ट एज रणजी ट्रॉफी खेला है, ये वो था। और एक और चीज जान लीजिए, जम्मू कश्मीर की जो टीम थी उसने हिमाचल प्रदेश की टीम को उस रणजी ट्रॉफी मैच में शायद 4 विकेट से हरा दिया था। अच्छा, अब ये क्यों खेले, एक मैच क्यों खेले? लोगों को लगा खेला यार भाई ठीक है, कोई अच्छे बढ़िया खिलाड़ी होंगे, ये नहीं था। खेले इसलिए कि जो BCCI है जिसके बाद में अध्यक्ष बने
बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है, जो ऑफ इंडिया है, उसके ये अध्यक्ष बने, पूरे देश के क्रिकेट को उन्होंने किया। उसकी बीसीसीआई की क्राइटेरिया थी कि आपको स्टेट सेलेक्टर बनने के लिए कम से कम एक मिनिमम आपको फर्स्ट क्लास मैच खेलना होता है। तो चूंकि ये हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के खुद ही अध्यक्ष थे, तो खुद ही ये वहां की सिलेक्शन कमेटी से कहा होगा, ये खुद ही उसके, और ये केवल यही नहीं थे, ये कैप्टन थे उस टीम के। अच्छा, ये सही बात है, जो बल्ला लाएगा, जो गेंद लाएगा, तो ये पहले होता नहीं था कि जो बैट लाया, जो बॉल लाया, वही कैप्टन। तो ये तो प्रेसिडेंट थे, तो यही कैप्टन जबरदस्ती बन गए। कैप्टन बन के एक ही मैच खेला, उस मैच से ये क्राइटेरिया हो गया कि अब ये सिलेक्टर बन सकते हैं। तो उसके तुरंत बाद ये हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के मतलब के सेलेक्टर भी बन गए। अब ये वहाँ की सेलेक्टर हो गए मैच के, और वो चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी हो गए एचपीसीए के, जो उनकी रणजी ट्रॉफी टीम में होती थी। बाद में इसी क्राइटेरिया से बीसीसीआई के नेशनल जूनियर सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हो गए, क्योंकि कमेटी में केवल फर्स्ट क्लास प्लेयर जो होते हैं वही इसके मेंबर बन सकते हैं। तो कुछ ये है कि अगर मान लीजिए कल के, मुझे इन लोगों से डर इसलिए लगता है कि कल के दिन एक क्राइटेरिया हो जाए कि ओलंपिक में जो अपने देश में एक गोल्ड मेडल जीता है उसको वही पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये सारे लोगों से कहेंगे कोई नहीं करेगा, मैं अकेले दौड़ूंगा, मैं वो 10 सेकंड की रेस को मैं 10 मिनट में करूं, मैं अकेले दौड़ूंगा, मैं अकेले गोल्ड मेडल लाऊंगा। ये उस फिलॉसफी के लोग हैं जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ, पिछले 7 साल में ये उस फिलॉसफी के हैं कि अगर एक सिलेक्शन खेल के ये सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हो रहे हैं, ये इनका बैकग्राउंड है। अब मैं जरा ये जहां से आ रहे हैं और यहां आके हमें लेक्चर दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में कैसे इलेक्शन जीता जाए। डबल इंजन की सरकार है। जेपी नड्डा जी जो भाजपा के ऑल इंडिया अध्यक्ष हैं, वो भी आते हैं हिमाचल प्रदेश से, खुद कैबिनेट मंत्री हैं। और अभी हाल में क्या हुआ है, अभी दो महीना पहले बाई इलेक्शन हुए, एक पार्लियामेंट की सीट पे हुआ था, बीजेपी हारी, बीजेपी का सिटिंग एमपी था, वहां से बीजेपी हारी। दूसरा 3 वहां एमएलए के इलेक्शन हुए, वो तीनों भी एमएलए इन लोग हारे। अब जरा हिमाचल प्रदेश की बात मैं वैसे कहता नहीं, लेकिन ये यहां यूपी में आके पहला जो लिस्ट निकली है सपा की, उसमें पहला जेल में, आखिरी बेल पे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की साइज भी बता दूं, जहां की ये पॉलिटिक्स करके बीसीसीआई के अध्यक्ष, कैबिनेट मिनिस्टर, तेज तर्रार जो ये नेताजी हैं, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं। मैं जिस जिले से आता हूं, जो पुराना गोरखपुर कंबाइंड था, जिसमें महाराजगंज भी उसका पार्ट था, उसमें 3 लोकसभा की सीटें थीं, गोरखपुर, बांसगांव, महाराजगंज, यहां पे 4 हैं। और पुराने गोरखपुर की कुल आबादी 2011 के सेंसस के हिसाब से गोरखपुर जिले की 44 लाख, महाराजगंज जिले की 26,84,000, 70,84,000 गोरखपुर के पुराने जिले की आबादी थी 2011 के सेंसस के हिसाब से। हिमाचल प्रदेश की कुल आबादी 2011 के सेंसस के हिसाब से 68,64,000 है, 68 लाख। गोरखपुर के एक जिले के बराबर आपकी स्टेट है, और आप उत्तर प्रदेश में आके चुनाव प्रबंधन और चुनाव कैसे जीता जाए, जबकि वहां खुद हार के आ रहे हो अभी बाई इलेक्शन, ये यहां पाठ पढ़ा रहे हो। मेरा मतलब ये ज्ञान बांट रहे हैं, मैं इसको नहीं कहता, लेकिन ये जो लोग परिवारवाद और जो भाषा यूज करते हैं, यंग हैं, आप तिकड़म करके आपने सिलेक्शन कमेटी का ये सब क्राइटेरिया कर लिया है, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तरह के तिकड़म चलाना थोड़ा मुश्किल होगा। हो सकता है एक बार आप जिता लो, ये कर लो, लेकिन अब जरा मुश्किल हो रहा है। तो कहना यह है कि परिवारवाद गलत बात है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा फैक्टर है जो जिससे आज सारी पार्टीज उससे ग्रसित है, सारी पार्टीज उससे परेशान है। अब उसका अपना अपना लॉजिक है कि वो क्यों ठीक है, कुछ लोग कहते हैं क्यों ठीक नहीं है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन उससे ज़्यादा गंभीर बात कि प्राइम मिनिस्टर अगर अपने उससे कह रहे हैं, कुछ वादा कर रहे हैं, और वो वादा अगर पूरा नहीं हो रहा है, तो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी बात होती है। आपके ऊपर विश्वास नहीं रह जाना, ये देश के लिए थोड़ा मुश्किल हालात पैदा करेगा। थैंक यू सो मच।